हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज एडिटिंग ऑफ डेटा एंड कोडिंग ऑफ डेटा। तो सबसे पहले एडिटिंग ऑफ डेटा क्या है, जैसे कि अभी हमने पहले डेटा को समझा था, हमने सैंपल को समझा था, हमने सर्वे को समझा, उसके हमने क्वेश्चनएयर को समझा कि क्वेश्चनएयर के थ्रू हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया। सो आफ्टर गैदरिंग द डेटा उसमें हमें क्या क्या एडिट करना पड़ सकता है और किस किस बेसिस पे हमें एडिट करना पड़ सकता है। फर्स्ट इज कंप्लीट डेटा। द डेटा शुड बी कंप्लीट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव गिवन यू 10 क्वेश्चन इन अ क्वेश्चनएयर, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि वो 10 क्वेश्चन जो हैं वो क्या वो पूरे कंप्लीटेड है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने 4 क्वेश्चन्स किए हैं, किसी ने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन छोड़ दिया, कि हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट कार और विच कार विल यू प्रेफर, विच कार टाइप विल यू प्रेफर, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको फिल आउट करना पड़ेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगर मिस आउट हो जाए दैन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, जिसके एलिमिनेशन की वजह से शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। बट अगर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मिस आउट हो जाएंगे या आंसर नहीं होंगे तो उसकी वजह से आपका पूरा फॉर्म इनकम्प्लीट हो जाएगा। सो द डेटा एंड द फॉर्म शुड बी कंप्लीट। अगर वो नहीं हुआ है कंप्लीट तो एज अ रिसर्चर इट इज़ योर ड्यूटी, एज एन एम्प्लॉय इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उस पर्सन के पास वापस से जाओ, यू विल कॉन्टैक्ट हिम बैक और उससे वापस से डेटा कंप्लीट करवाओ। नेक्स्ट, द डेटा शुड बी कंसिस्टेंट इन नेचर। कंसिस्टेंस एज एन की जो आपके फॉर्म की जो लेवल है वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन होना चाहिए। जो फॉर्म की जो कंसिस्टेंसी वो कंटिन्यूसली मेंटेन होना चाहिए। जो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आपका रिसर्च पूरा 1 साल का है तो 1 साल में आप 12 बार हो सकता है आप डिवाइड कर लो, या फिर क्वार्टरली आप डिवाइड कर सकते हो कि हर क्वार्टर में मुझे कितना डेटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट क्वार्टर में अगर मैंने 1000 लोगों से डेटा कलेक्ट किया था, सेकंड क्वार्टर में मैंने 1000 लोगों से डेटा कलेक्ट किया था, तो इन थर्ड क्वार्टर ऑल्सो आई शुड फोकस कि मेरे डेटा ऑलमोस्ट 1000 लोगों का होना चाहिए। अगर मैंने सिर्फ 500 लोगों का डेटा लिया देन द कंसिस्टेंसी इज नॉट मेंटेन। सो एज अ रिसर्चर आई शुड मेंटेन दिस थिंग कि जो मेरा डेटा की जो कंसिस्टेंसी है, चाहे वो सैम्पल को हो, चाहे वो सर्वे से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन चाहे वो डेटा से कंप्लीशन से रिलेटेड हो, द डेटा शुड बी कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट इन नेचर। Next, the data should be accurate in nature. As a researcher, it is my duty to ensure that the data should be very very accurate in nature. जब मैं किसी से फॉर्म फिल करा रहा हूँ तो मेरे को उस टाइम फॉर्म फिल करवाते वक्त इट इज़ माई ड्यूटी एज अ रिसर्चर कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, मैं कंसल्ट करूँ उसे दैट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, आपको इसमें फिल क्या करना है, आपको किस किस वर्ड लिमिट में फिल करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक क्वेश्चन पूछा जाए और उस क्वेश्चन के ऊपर आप पूरा ऐसे लिख दो, दैट शुड ऑल्सो नॉट बी डन। तो वहाँ पर एक वर्ड लिमिट सेट होने चाहिए और एज अ रिसर्चर आपको एक्सप्लेन करना चाहिए अपने एग्जामिनर्स को कि आपको क्या उसमें लिखना है एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। नेक्स्ट, द डेटा शुड बी एडिक्वेट इन नेचर। एडिक्वेट एज इन की अगर हम नंबर वाइज देखें तो द डेटा शुड बी एडिक्वेट। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन इज 138 करोड़ तो हम सिर्फ 100 लोगों से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, हमें कम से कम 1 लाख 2 लाख 10 लाख और मोर देन दिस, जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर हम सिर्फ 1000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे टू रिप्रेजेंट 138 करोड़ then it is not possible, the data will not be accurate। अगर हम इंडिया में सर्वे करने वाले तो हमें सारे जोग्राफिकल रीजन्स को कवर अप करना पड़ेगा। सो द डेटा शुड ऑल्सो बी एडिक्वेट इन नेचर एंड लास्टली इट शुड बी होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस नेचर का मतलब होता है कि सब सेम लेवल पे होना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंडिया के सैंपल को कवर अप करने का था तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया के साथ साथ हम सोचें कि हम बांग्लादेश से भी सर्वे कर लें, हम नेपाल से भी सर्वे कर लें, हम श्रीलंका के साथ भी सर्वे कर लें। बिकॉज हो सकता है बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर अलग हैं, वहाँ का डाइवर्सिटी अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ पे सोशल बिलीफ अलग है, वहाँ की इकोनॉमी अलग है, तो लोगों का पर्सपेक्टिव भी अलग होगा, लोगों के सोचने का तरीका भी अलग होगा, लोगों का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो अलग होगा। सो द डेटा शुड बी होमोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द स्टेजेस ऑफ एडिटिंग कि हमें कब कब एडिटिंग पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले फील्ड एडिटिंग। फील्ड एडिटिंग मतलब जब आप फील्ड वर्क के लिए जाओगे एज अ रिसर्चर, जब आप मार्केट में जाके जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे होगे तो उसी टाइम आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको कंप्लीट डेटा चाहिए, जैसे कि हम कंप्लीट की बात कर रहे थे, तो कंप्लीटेंसी में हम क्या देखते हैं कि अगर हमने 10 क्वेश्चंस दिए हैं एक फॉर्म में तो सारे क्वेश्चंस फिल्ड आउट होने चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आप सबसे डेटा कलेक्ट करने के बाद आप सबके फॉर्म्स कलेक्ट करने के बाद
बाद उसको आप चेक करोगे कि किसी ने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है या किसी ने कोई क्वेश्चन गलत समझ के गलत आंसर दे दिया है तो आप उसी टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप उससे करेक्ट करवाएंगे कि आपने गलत क्वेश्चन लिख दिया था, गलत आंसर दे दिया है या गलत समझा था आपने या आपने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो यू शुड फोकस ऑन दैट एंड दैट इज़ ऑन द फील्ड। जब आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे हो तभी आपको इस चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेंट्रल एडिटिंग। सेंट्रल एडिटिंग तब होती है जब हमारे पास पूरा डेटा गैदर हो गया है, जब हम उसका टेबुलेशन फॉर्म में कर रहे हैं, जब उस डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर उस टाइम पे हमें कोई एरर लगेगा तब उस टाइम पे उसको एडिट करना पड़ेगा। तो हम एडिट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उस पूरे फॉर्म को हम एक्सक्लूड आउट कर सकते हैं। किसी ने अगर गलत आंसर लिया है या किसी ने बहुत ज़्यादा वेग आंसर दिया है या किसी ने जस्ट टिक 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 करें, जैसे कि हम जनरली देखते हैं कि अगर कोई फॉर्म फिल करता है, कोई ए पे क्लिक कर देता है, कोई बी पे क्लिक कर देता है, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इंसान ने, जो हमारा एग्जामिनर था, उसने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा नहीं है। तो ऐसे फॉर्म्स को हमें एक्सक्लूड कर देना चाहिए। और अगर हमने किसी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेलीगेट से अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है, जैसे कि अगर हमने लॉयर से डेटा कलेक्ट किया है, हमने हाई कोर्ट के जजेस से अगर डेटा कलेक्ट किया है, हमने अगर डॉक्टर से अगर डेटा कलेक्ट किया है, तो हो सकता है कि हम उन्हें कॉल कर पाएँ, कॉल या मेल करें, उन्हें वापस से करेक्शन के लिए भेज दें। हम उन्हें फॉर्म भेजेंगे एंड वील आस्क देम टू फिल इन द फॉर्म अगेन। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं, जब हम डेलीगेट्स के साथ रिसर्च करते हैं तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइस पे करते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्म के थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आर पेड टू द डेलीगेट्स, इन फैक्ट लैक्स ऑफ रुपीज़ आर ऑल्सो पेड। तो जब आप इतना पैसा खर्चा करते हो सिर्फ एक फॉर्म को फिल कराने के लिए, तो आप चाहते हो कि उसमें 0% एरर के चांसेस हों। बिकॉज अगर आप सिर्फ एक फॉर्म के लिए 1 लाख रुपये खर्च करो, या फिर इनफैक्ट अगर आप एक फॉर्म के लिए 1000 रुपये भी खर्च करो, तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो योर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई कि ये रिसर्च सही ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ एरर। किस तरीके के एरर्स आ सकते हैं? सो बेसिकली देयर आर 2 मेन टाइप्स, वन इज बायस्ड एरर एंड अनदर इज अनबायस्ड एरर। बायस्ड एरर उसे बोलते हैं जब रिसर्चर्स अपनी खुद की गलती की वजह से, अपने बायसनेस की वजह से एरर्स लेकर आता है। फॉर एग्जांपल, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा में पूरे पॉपुलेशन के आने की चांसेस, उनकी प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम डूइंग अ रिसर्च इन इंडिया, तो 138 करोड़ पॉपुलेशन जो है उन सबके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। बट रिसर्चर्स फॉर हिज ऑन कन्वीनियंस, अगर वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने नेबर्स को अगर सिलेक्ट कर रहा है, अपने कलीग्स को अगर सिलेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे बायसनेस आ जाती है। जब आप अपने सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, सैंपल को सिलेक्ट करते टाइम अपना अगर आप बायसनेस दिखाओगे, या फिर जब आप उस डेटा से आप जो एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस में आप ऐसे टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करो जिसमें आप ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट टेक्निक ना हो, बट इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग कि आपको बहुत अच्छे से वो टेक्निक और उस टूल को यूज़ करना आता है, तो आप उस पर्टिकुलर टेक्निक को सिलेक्ट कर रहे हो, बट एक्चुअली दैट वाज इनअप्रोप्रिएट। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरर्स आ सकते हैं। सो एज अ रिसर्चर यू शुड थिंक ऑफ दिस थिंग, एंड बिफोर चूजिंग योर सैम्पल साइज एंड बिफोर सेलेक्टिंग द सैम्पल फॉर योर रिसर्च, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वहाँ पे आपकी बायसनेस आ रही है, क्या प्रोबेबिलिटी सबकी सेम थी या नहीं। अदरवाइज अनबायस्ड एरर्स वो होते हैं जो कि आपने एज अ रिसर्चर सही तरीके से चूज़ किया था, बट स्टिल जिनको आपने सेलेक्ट किया था उसमें आपने शायद टेक्नोलॉजी वाइज कुछ ना कुछ गलती कर दी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्लास में हर 10th मेंबर को सिलेक्ट करने वाला था, तो हो सकता है कि मेरी कोई काउंटिंग मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से एरर आ सकता है, या कोई उस टाइम पे एब्सेंट हो जाए, या कोई ऑर्डर में खड़ा नहीं हो तो उस वजह से गलत पर्सन सिलेक्ट हो जाए। सो दीज आर नोन एज अनबायस्ड एरर्स। Next, coming on to the coding of data. Once you have collected the data, फर्स्ट आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा यू विल एडिट द डेटा, ताकि आपके पास जो फाइनल डेटा है वो पूरा कंपाइल्ड डेटा होना चाहिए और 0% एरर होना चाहिए उसके अंदर, मतलब एरर फ्री डेटा होना चाहिए बेसिकली। जब आपके पास पूरा डेटा बन चुका है, आप उसको टैबुलर फॉर्म में लेकर आओगे, तो उसको आपको टैबुलर फॉर्म में लाने से पहले उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज जनरली जो क्वान्टिटेटिव डेटा होता है वो तो पहले से ही क्लासिफाइड होता है, बट अगर आपने जो क्वान्टिटेटिव डेटा होता है वो दैट इज क्लासिफाइड, बट द क्वालिटेटिव डेटा इज नॉट क्लासिफाइड एज ए नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से नॉइज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, अगर आप किसी के व्यूज़ जानना चाहते हो, तो वो जो जनरली व्यूज़ होते हैं जो क्वालिटी के बेसिस पे होते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे अलग अलग तरीके के आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी का नेचर जानना चाहूँ तो कोई बोलेगा शाय, कोई बोलेगा बहुत ओपन फ्रेंडली, कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा। तो यहाँ पे हमें बहुत अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ मिलेंगी लोगों की। तो जब क्वालिटेटिव डेटा होता है तो उसको कोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम उसको क्लासीफाई कर पाएँ। क्लासिफिकेशन कैसे होता है? अगर किसी ने शाय लिखा है
तो हम शाय को एक अलग एट्रीब्यूट बना देंगे और शाय को हम एक अल्फ़ाबेट असाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल ए। सिमिलरली विल सी कि जिन्होंने एक्सट्रोवर्ट लिखा है तो एक्सट्रोवर्ट्स वालों को हम एक साथ क्लासीफाई कर देंगे और उसको कोड दे देंगे बी। सिमिलरली जो जो हमें क्वालिटीज़ मिलेंगे, अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ होंगी, हर एक क्वालिटी को एक अलग सिंबल या अलग अल्फ़ाबेट असाइन किया जाएगा, ताकि जब हम उसका एनालिसिस करें ताकि एनालिसिस में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो कोडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर क्लासीफाइंग द डेटा, ताकि आप उसको प्रॉपरली टैबुलेट फॉर्म में उसको फिल आउट कर पाओ। सो दिस वॉज द बेसिक अबाउट एडिटिंग एंड कोडिंग. If you have any doubts, then please leave your doubt in the comment section below. Thank you.